हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज वरुण महाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मार्च का ये लास्ट लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर से आपका मार्च का जो करंट अफेयर हमारा डेली बेसिस का वो आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है वो अप्रैल का करंट अफेयर जो है वो लेकर आएंगे। तो पहले करंट अफेयर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे एक बच्चे के द्वारा मेरे से पूछा गया कि सर पीडीएफ वगैरह जो है वो उनको मिल नहीं रही। तो आपको मैं चीज बता दूं, देखो क्या होता है जी। पहले मैं आपके साथ पीडीएफ को शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे हमारे, वहां पे पीडीएफ शेयर होती है। फिर उसके बाद उसी पीडीएफ के ऊपर हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो को फिर अपलोड कर दिया जाता है। तो पहले आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां पे ऐसे लिखा नहीं होता है कि मतलब कि लेक्चर 15 लेक्चर 16, क्योंकि बड़ी ज्यादा पीडीएफ वहां पे अपलोड की जाती है। तो वो एक मान के चल सकते हो कि वो फिर बड़ा ज्यादा एक मतलब कि एक टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है। तो इसलिए आप बस आपने क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने बस क्या करना है, देखो आपने पवन एजुकेशन स्टूडियो के टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहां पे आपको पहले मिलेगी जी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के बाद कुछ घंटों के बाद मैं वीडियोस पे अपलोड कर देता हूँ और वीडियो को वहां पे शेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी और यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी। वैसे ही नेक्स्ट चलोगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी और इसके नीचे आपको जो है वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप ये मानकर चल सकते हो, आपको ऐसे करके ही जो है वो आपको पूरा कंटेंट जो वहाँ पे जो मिलने वाला है। तो इसलिए ये एक हमारे स्टूडेंट थे जिनका डाउट था, तो उन्होंने यही चीज पूछी थी पीडीएफ के रिगार्डिंग भी। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। पहले आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर उसके बाद आपको वीडियो नीचे इसकी मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी फिर नीचे बाकी पता चल ही जाएगा यार आपको। जब वीडियो आप देख रहे हो आपको पता है नेशनल सैंपल ऑफ सर्वे जो अगर ऊपर पीडीएफ में देखोगे वो टॉपिक आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो पता चल ही जाएगा इसी की पीडीएफ है, ठीक है। तो इसलिए इतनी तो आपको समझ आया ही है, ठीक है ना। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोग जो है ये चीज देख लोगे। तो बस यही था जी। बाकी अब ये है कि आपको बता दूं हमारा मार्च का करंट अफेयर जो डेली बेसिस का वो है कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ आपका जो है मार्च का जो है वो मंथली कंपाइलेशन आएगा, जो महीने का 1 घंटे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वहां पे वही आर्टिकल्स को लिया जाएगा जो आप किसी भी हाल में जो है स्किप नहीं कर सकते, वो आपको करने ही करने हैं बिफोर द एग्जाम। तो ठीक है, बाकी डेली हमारा करंट अफेयर तो चल ही रहा है। ये हमारा जो है बड़ा ज्यादा मैं एनालिसिस लेके चल रहा हूँ। अगर आप मेरा ये फॉलो करते हो और मंथली वाले को करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, मैं बोलता हूँ। इसके अलावा आपको कोई सोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत डिटेल में करंट अफेयर में पहले से ही आपको पहली क्लास से ये चीज बोलते जा रहा हूँ कि मैं आपको करंट अफेयर जो भी करवाऊंगा मैं डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं पढ़ाता कि मतलब कि यहाँ से भी पढ़ा आपने फिर 2-4 जगह से और पढ़ोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, डेली बेसिस में जो करंट अफेयर आ रहा है ये आपका आईएएस जेकेएस हो गया, उनमें आपको बड़ा बेनिफिट दे देगा। बाकी जेकेएसएसबी में भी आपको बेनिफिट देता है, क्योंकि वहां पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि जेकेएसएसबी डायरेक्ट जो पूछ लेता है। तो जेकेएसएसबी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे बैंकिंग हो गया, वहां पे भी जो आपको ये इसका कंटेंट जो है वो बेनिफिशियल जो है वो देखने को मिलेगा। बट जो आपका मंथली कंपाइलेशन आता है आपका 1 महीने का, जो मैं 1 घंटे में जो कवर शॉर्ट पूरा लेता हूँ 1 घंटे का, वो भी आप बोल सकते हो कि वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसमें वो वाले टॉपिक्स को ही कवर किया जाएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बिफोर एग्जाम हमने क्विक रिवीजन करनी होती है, वो उस टाइप के टॉपिक होते हैं। तो वो टॉपिक्स जो है उससे आपका रिवाइज हो जाएगा, जो आपको पता चल जाएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा। और हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी जो 1 डे टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ ली जाती है। तो वहां पे आप देखने को मिल जाए। तो इसलिए आप डेली बेसिस वाले को ही फॉलो करो, मैं ये सजेस्ट करूंगा डेली बेसिस वाले को भी फॉलो करो। मंथली वाला जो हमारा था उसको भी फॉलो करो। और हमने ईयरली बेसिस भी जो है वो भी स्टार्ट किया हुआ है, वो भी प्रोसेस उसका रुका हुआ है। बस वो भी हम जल्दी उसकी नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो लेकर आ जाएंगे। तो अभी साइंस एंड टेक का तो हमने कर दिया कवर 1 साल का, बाकी भी जो है जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियो जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चल रहे हैं। ज्योग्राफी का पूरा 1 साल का करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री का पूरा 1 साल का करंट अफेयर होगा, इकोनॉमी का पूरा 1 साल का करंट अफेयर होगा, आर्ट एंड कल्चर का पूरा 1 साल का करंट होगा। ऐसे करके सारे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, एक सिंगल कंपोनेंट लेकर चलेंगे, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कोई जगह से सोर्सेज से आपको कंटेंट जो है फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चैनल एक है, इसी चैनल को फॉलो करो। मैं आपको सीरियसली ये चीज बोल रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में करंट अफेयर करा रहा हूँ। आप कम से कम 1 महीना मेरे को फॉलो करके देखो। 1 महीने के बाद देखो, अगर आपको दिखेगा हाँ भाई करंट अफेयर जो डिटेल में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 1 महीना फॉलो करके देखो, उसके बाद फिर एनालाइज करो कि हम कितना करंट अफेयर को डिटेल में लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं इस हिसाब से करंट अफेयर आपको करवा रहा हूँ ताकि आप आगे पीछे जो भटको नहीं, बस एक ही जगह पर स्टिक रहो। यही सही जो है करंट अफेयर को करो। बाकी जो आपके कंपोनेंट्स है स्टैटिक वो भी मैं जल्द लेकर आऊंगा। अभी टाइम थोड़ा मिलता नहीं है। अगर आप लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ, चलो आप लोग मुझे बताओ कि इन फ्यूचर आप लोगों के साथ मैं स्टैटिक कंपोनेंट जो है वो भी लेकर आऊंगा। जैसे ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, इस टाइप के कंपोनेंट आपके साथ लेकर आऊंगे ऐसे ही सिनॉप्सिस वे में ही। तो आप लोग मुझे एक काम करो, मुझे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चल रहा आप लोगों को कौन सा कंपोनेंट पढ़ना है, ठीक है ना। वही है ना कि यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँ हिस्ट्री, बट आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो ज्योग्राफी,
तो इसलिए तभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कंपोनेंट कौन सा पढ़ना चाहते हो, तो मुझे पता चले, फिर मैं उसी कंपोनेंट को तैयार करके आप लोगों के साथ लेकर आता हूँ, इसी वे में लेकर आऊँगा। ठीक है ना, हमने पढ़ाई को ईजी बनाना, हमें ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमने बिल्कुल आसान से चीज़ों को समझना है। तो इसलिए तो मैं इसी हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको, ये सिनॉप्सिस वे के हिसाब से ही। और साथ में मुझे नीचे बताओ कि आपको कौन सा कंपोनेंट पढ़ना है। मैं देखूंगा मेजॉरिटी वोटिंग किस तरफ जा रही है, जिस तरफ मेजॉरिटी वोटिंग होगी उसी बेसिस में वैसा कंपोनेंट जो है वो आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा। तो ये करंट अफेयर तो चलता ही रहेगा, साथ आपका स्टैटिक कंपोनेंट भी जो है वो भी आपका साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे करंट अफेयर में आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें कंसेप्ट ऐसे आते हैं जो कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बात करो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो आपको रेपो रेट के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट पता होना चाहिए, है ना, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी पता होना चाहिए, है ना। अब आपको जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पता होना चाहिए। तो अब इसके स्टैटिक पोर्शन आपको कवर होगा तभी जाके आपको करंट जो है अच्छे से आप लिंकिंग जो है वो कर पाओगे। फिर आने वाले टाइम पे आप लोगों के सामने एक एनसीईआरटी की सीरीज भी लेकर आऊंगा, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पूरी करवानी है मैंने आपको। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबकी करवानी है, ताकि आपका बेस फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो। आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि अगर आपकी अगर जो है फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा, नींव अगर स्ट्रांग होगी तभी बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती है। अगर बिल्डिंग का जो है ग्राउंड ही स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। वही चीज़ है, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, जेकेएस का एग्जाम हो, या जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, आपका जेकेपीएसआई हो, चाहे आपका नैब तहसीलदार हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी हो, तो ये है कि आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी जाके जो है आगे आप जो सक्सेस कर पाओगे। क्योंकि चक्कर के आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ा है, और आज के टाइम पे कंपटीशन में सरवाइव वही कर पा रहा है। कंपटीशन में हम बोलेंगे कि बाजी उसी की हो रही है, जीत रहा वही है जो अपने बेस को स्ट्रांग कर रहा है, जो अपने कंसेप्ट को जो है उसको क्लियर कर रहा है। क्रैमिंग के पीछे मत भागो, मैं बार बार यही चीज़ बोलूंगा, अपने कंसेप्ट बनाओ, क्योंकि कंसेप्ट बनाओगे तभी मार्क्स आएंगे, बिना कंसेप्ट के मार्क्स जो है वो नहीं आ सकते। तो इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट बनाना ही सबसे टफ होता है। क्रैमिंग का क्या है, वो लास्ट टाइम पे भी क्रैमिंग बच जाती है, बार बार चीज़ों को पढ़ोगे ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो याद हो जाती है। अगर नहीं भी याद होगी तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, स्ट्राइक कर भी जाती है। अगर स्ट्राइक नहीं भी करेगी तो आप ये मान के चलो वो कुछ में से 100 में से कोई 4-5 क्वेश्चन ही होंगे जहाँ जो आपके स्ट्राइक नहीं करेंगे, बट मेजॉरिटी आपके स्ट्राइक कर जाते हैं। जब 4 ऑप्शंस आप देखते हो ऐसा लगता है कहीं पढ़ो, जब 5 बार चीज़ पढ़ रहे हो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्राइक तो करेगी करेगी ना। तो इसलिए मैं यही चीज़ बोलूँगा, कंसेप्ट बनाओ अपने, ठीक है, कंसेप्ट बनाओगे तभी आगे जो है वो कामयाबी मिलेगी। क्रैमिंग के पीछे मत भागो, मगअप करने की चीज़ों के पीछे मत भागो, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट बनाना ही सबसे टफ होता है, जिस बंदे ने कंसेप्ट बना लिया वो स्टैटिक चीज़ों को भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मगअप कर लेता है। तो इसलिए वही चीज़, तभी मैं आपका यहाँ करंट अफेयर आपने देखा, मैं बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही आपका लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं बेकार की बकवासें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं वही टॉपिक को लेके चल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल न्यूज़ हमारी नहीं होती, आपने नोट किया होगा, मैं हेडिंग बनाता हूँ और हेडिंग के नीचे ही पूरा लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको जब ये हेडिंग पढ़ोगे ना आपको थोड़ा स्ट्राइक करते हैं, हाँ भाई ये इसके बारे में जो ये आर्टिकल है। जैसे कि आप ये नेक्स्ट वाला बात करूँ, हाँ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, देखते ही आपको थोड़ा बता इन्फॉर्मेशन जो है दिमाग में याद आना शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे करके टॉपिक जो है बना के रखे हुए हैं। तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, बट आप लोगों का सपोर्ट उतना जो है मुझे जितना मिलना चाहिए मिल रहा है, ये नहीं बोलता नहीं मिल रहा, मिल रहा है, बट जितना मिलना चाहिए आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आगे आप लोगों सब आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आने वाली है। तो ये है कि अभी करंट अफेयर है, बाकी स्टैटिक चीज़ें भी लेकर आऊँगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना चाहते हो, ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है ना। क्योंकि मैंने JNK ज्योग्राफी भी स्टार्ट किया था कंपोनेंट, बट मेरे को उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखा, मैंने बंद कर दिया कंपोनेंट वो क्यों किया, क्योंकि आप लोग जो है आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे उसमें दिखा नहीं कुछ। अगर आप लोग अगर चाहते हो कि उस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो मुझे बताओ नीचे, मैं उसको JNK ज्योग्राफी को कंटिन्यू आगे करूँ। तो इसलिए मैं आपका रिस्पांस देख रहा था, मुझे रिस्पांस नहीं दिखेगा तो मैं उस कंपोनेंट को आगे नहीं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर हमारा ये करंट अफेयर ही चलता रहेगा सिर्फ। तो इसलिए अगर आपने स्टैटिक कंपोनेंट भी पढ़ना है तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट में बताओ आप कौन सा स्टैटिक कंपोनेंट जो है वो पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो बस इतना था, हल्का सा आपको बताना था। और PDF के बारे में जो हमारे दोस्त ने ये चीज़ पूछी है कि PDF उनको नहीं मिल रही है, तो मैं बता दूं, पहले आपको PDF मिलेगी, PDF के नीचे ही ये PDF होगी, PDF के नीचे ही वीडियो होती है, जो भी वीडियो होगी उसके ऊपर ही PDF उसकी होती है, ठीक है। डेट वगैरह हम डालते नहीं है यहाँ पे, आपको वीडियो के ऊपर ही जो है वो PDF मिलेगी हर एक वीडियो की, ठीक है। तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, PDF से हमारी अवेलेबल है। कोई नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे PDF डाउनलोड करो, उसको अपने लैपटॉप में रखो और उसी से पढ़ते जाओ, ठीक है। नहीं तो उसका जो है प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ते जाओ। तो PDF हमारी पवन एजुकेशन स्टूडियो जो है टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ले लो। नहीं अगर मिलती है तो हमारा लिंक पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल के ही हमारे अबाउट सेक्शन में,
वहाँ से जाके आप जो है वो ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है वो ले लेना, बट आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम में सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा वहाँ पे पवन एजुकेशन स्टूडियो नाम से। तो इसलिए जाके वहाँ पे जो है ज्वाइन कर लो, जो भी पीडीएफ होगी, जो भी अपडेट होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वहाँ पे जो है हम बता देते हैं। तो इसलिए तो ये था जी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको देनी थी, ज़रूरी थी देना आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये अब लास्ट आपका मार्च का करंट अफेयर है, इससे आपका मार्च का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आजकल मैं आप लोगों के लिए मैं मार्च का कंपाइलेशन जो 1 घंटे का हम लेकर आते हैं वो भी लेकर आऊँगा, और ईयरली जो हमारा रुका हुआ है उसको भी लेकर आता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना है मुझे बताओ कमेंट में, मैं वो सब्जेक्ट को जो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब देखो बड़ा टाइम लग गया, 10 मिनट हो गए, फिर भी हमने इतनी बातें कर ली, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला आर्टिकल क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में, NSSO के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें ये पता है कि हमें ये पता है कि ये NSSO नहीं है, ये NSO है, ठीक है। एक एस को काट लेना, ठीक है, गलती से हो गया। तो आप ये मान सकते हो कि हमारा जो NSO है और CSO, इन दोनों को मिलके हमारा बनता है जी NSSO बनता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो हम बोलेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, हमने इन्होंने क्या किया है, कई सारे जो है वो सर्वे वगैरह किया है। मल्टी इंडिकेटर सर्वे का मतलब ये होता है, इन्होंने सर्वे किए कई सारे, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी किया कि जो हमें पता है कि 2030 में इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो अचीव करेगा। तो इसके ऊपर भी जो इन्होंने सर्वे किया है, और इन्होंने ये भी सर्वे किया है कि कौन सी हमारी स्टेट जो है वो बन जाती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोडिंग या लैंग्वेजेस का जो है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि कोडिंग या स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज का जो है वो यूज़ किया जाता है, कौन सी हमारी स्टेट जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोडिंग या स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो यंग मैन और यंग वुमेन है, ठीक है, साउथ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, हु कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज और कोड्स। तो हम ये बोलेंगे साउथ इंडिया में चले जाएं, तो ये सर्वे में निकला कि साउथ इंडिया में जो यंग मैन और यंग वुमेन है वो सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह जो भी वो लिखते हैं, वो यही स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज या स्पेशलाइज्ड कोड्स जो है इन्हीं का ही यूज़ करके जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो बनाया करते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है हमारी यही लैंग्वेज कोड्स या इनमें जो की जाती है सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में की जाती है, ठीक है। साउथ इंडिया में भी कहाँ पे की जाती है वो आगे हम देखेंगे, सीरियल वाइज कौन कौन सी स्टेट आती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं साथ में, यहाँ पे इसने ये भी ट्रैक किया, इस सर्वे में ये भी देखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया ने जो अचीव करने 2030 में, तो वो भी देखा कि इंडिया जो है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ, कहाँ तक जो है हमारी जो प्रोग्रेस है। फिर हम बात करते हैं कि अब फाइंड क्या किया गया सर्वे में, यही कि केरला में, साउथ इंडिया में वही देखा, केरला जो है यहाँ पे हाईएस्ट प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज और कोडिंग की जाती है, यानी कि यहाँ पे केरला में जहाँ यहाँ पे यंग मैन और यंग वुमेन जो है मैक्सिमम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको राइट वगैरह करेंगे, उनको बनाएंगे और उनमें यूज़ करेंगे यही कंप्यूटर लैंग्वेजेस या फिर कोडिंग वगैरह, इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो पहला आता है जी आपके केरला, सेकंड नंबर पे आती है सिक्किम, तीसरे नंबर पे आती है तमिलनाडु। तो ये आप हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखो कि पहले जो है सबसे ज़्यादा जो है ये लैंग्वेजेस या कोडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, केरला में, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु पे। फिर हम बात करते हैं बॉटम स्टेट कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे होती है, सबसे कम होती है जी मेघालय में 0.2%। तो ये आप याद रख सकते हो। अगर हम मेघालय से इस तरफ करके आए तो बनता है, मेघालय से पहले आता है असम, इससे पहले बिहार, इससे पहले छत्तीसगढ़। तो आपको यही पूछी जाएगी मेघालय के बारे में, सबसे कम जो है कोडिंग लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ की जाती है, वो है जी हम बोलेंगे मेघालय में। फिर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेज होती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, मैन जो है वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। तो ये भी आप हल्का सा आइडियाज़ के बारे में भी रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, उन्होंने ये लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। अब ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये है क्या बेसिकली, तो हम ये बोलेंगे इसमें यही चीज़ बोली गई है कि ये देखो जी, ये हमारी जो है अरावली माउंटेन है, ये अरावली माउंटेन है, इस अरावली माउंटेन के इस तरफ आपको थार डेजर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको पता थार डेजर्ट है, तो यहाँ पे जो है डेजर्ट से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा डेजर्ट एरिया है ये इस तरफ इसके एक्सटेंशन ना हो और डेजर्टिफिकेशन में इस तरफ जो है ईस्ट वाली साइड जो है वो देखने को ना मिले। तो इसलिए इस चीज़ को हमें रोकना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिस इनिशिएटिव में हम क्या करेंगे, ग्रीन कवरेज करेंगे। हम बोलेंगे 5 किलोमीटर बफर एरिया जो है हमारा यहाँ पे जो है वो ग्रीन कवरेज की जाएगी, यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह जो है वो की जाएगी, जिससे कि इसको थोड़ा बहुत हरियाली वगैरह जो है यहाँ पे की जाए। तो वही ग्रीन कवरेज किया जाएगा 5 किलोमीटर के एरिया में। तो आपको बताइए जो अरावली
अरावली हमारी कौन कौन सी स्टेट से जो है पास होती हुई जाती है। दिल्ली से जाती है, हरियाणा से जाती है, गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है। तो ये हमारी कुछ स्टेट्स है जहाँ से हमारी पूरी अरावली माउंटेन रेंज जो है पास करती हुई जाती है। और यहाँ पे हमने इस एरिया जो यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे हमने ग्रीन कवरेज को जो है वो इंक्रीज करना है। 5 किलोमीटर बफर एरिया में हमने ग्रीन कवरेज जो है वो करना है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी अब हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका विजन क्या है। उसका विजन यही है कि हमें ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाना है इस एरिया में। ग्रीन कॉरिडोर बनाना जिससे कि जो भी लैंड डेग्रेडेशन के जो हमारे है केसेस उसको कॉम्बैट करना है। डेजर्टिफिकेशन के केसेस को हमें कॉम्बैट करना है, ठीक है, फाइट करना है। हमें डेजर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेजर्टिफिकेशन हमारे जो है ये अरावली है तो इस तरफ ईस्ट वर्ड साइड जो है ज़्यादा जो है फैले नहीं, डिग्रेडेशन लैंड का इस तरफ जो ज़्यादा ना हो, ठीक है, यहाँ तक जो है वहीं तक सीमित रहे, उसको भी हमने जो है वो कम करना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लार्ज स्केल जो है प्लांटेशन ड्राइव जो है की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन जो है वो किया जाएगा, पेड़ों को लगाया जाएगा, वाटर की कंजर्वेशन की जाएगी, रेजुविनेशन किया जाएगा, रीस्टोरिंग किया जाएगा, पानी जो है उसको जो भी हमारी चीज़ जो डैमेज हुई उसको फिर से रिजुविनेट किया जाएगा, ठीक है, उसको वापस अपने प्लेटफॉर्म पे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस वाटर बॉडीज हैं उनको रिजुविनेट करने की बात की गई है, ठीक है, जो डिग्रेड हुई उनको फिर से वापस लाना है, लेक्स को वापस लाना है, स्ट्रीम को वापस लाना है। तो आप ये सारा कुछ जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया, हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है काम करने की जो है ये बात की गई है। ये आप हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखो। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट आता है जी आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बात करें कि ठीक है ना, तो ये चीज़ बोली गई है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका प्रोजेक्ट का। ऑब्जेक्टिव हमने यही देखा इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इकोलॉजिकल जो हेल्थ हमारी अरावली रेंज की, यानी कि यहाँ पे जो हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ है ये अरावली रेंज है, यहाँ पे जो इकोलॉजिकल हेल्थ है इसको हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो हमारा ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन हो रही है हमारी डेजर्ट एरिया की, थार डेजर्ट एरिया की, वो एक्सटेंशन को हमें रोकना है ताकि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है इसकी जो है वो ना हो पाए। तो फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा लैंड जो डिग्रेड कर रहा है इस तरफ, ये लैंड डिग्रेडेशन को हमें रिड्यूस करना है। डेजर्टिफिकेशन के जो ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। यहाँ पे जो है ये अरावली इसके यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म बड़ी ज़्यादा आती है। डस्ट स्टॉर्म से जो है वो सॉइल इरोजन बड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और सॉइल इरोजन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन बैरियर जो है वो लगाने पड़ेंगे, प्लांटेशन वगैरह जो है वो करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जब स्टॉर्म आएगा, जब इसे टकराएगा तो इस स्टॉर्म की जो है वो इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सॉइल के ऊपर देखने को कम मिलेगा। सॉइल इरोजन के केसेस हमें जो है वो कम देखने को मिलेंगे, तो इससे हमारी सॉइल इरोजन जो है उसकी भी प्रिवेंशन जो है वो होगी। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे बोला गया है जी अरावली है, यहाँ पे नेटिव स्पीशीज प्लांट की जो है वो हमें ग्रो करनी है, लगानी है। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि अगर यहाँ पे हम सारा काम करते हैं इसे मिटिगेट कर पाएंगे हम क्लाइमेट चेंज को, और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो है वो भी हमें प्रमोट करनी है, लाइवलीहुड भी प्रमोट करना है लोगों का। और उसके बाद बोला गया है कि क्योंकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कैसे लोगों को मिलेगी, जब यहाँ पे ये अरावली है यहाँ पे जब पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उन लोगों को हायर किया जाएगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको पैसा वगैरह मिलेगा, तो यहाँ पे उनका रोजमर्रा का जो खाना पीना जो है वो उनका निकल पाएगा, तो उनका लाइवलीहुड एक अपॉर्चुनिटी, इनको जीने का सहारा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि यही देखा वेरियस स्टेक होल्डर्स इस सब में इन्वॉल्व होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, लोकल कम्युनिटीज। ये लोकल कम्युनिटीज भी जो है, लोग भी जो है इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट करेंगे। तब जब सारे पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाके जो है हम ये गोल को जो है वो अचीव कर पाएंगे, इस टाइप की जो है वो प्लांटेशन ड्राइव जो है वो कर पाएंगे रावली रीजन के ईस्टर्न साइड, तो जहाँ पे हमारा थार डेजर्ट है। फिर हम बात करते हैं और लोगों को पब्लिक अवेयरनेस वगैरह दी जाए, ये भी दी जाएगी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका जो है वो रिस्पेक्ट करेगी। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरफ चले और स्टेट गवर्नमेंट इस तरफ चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरफ चल रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसी तरफ चलना पड़ेगा, जिससे कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगी। तो फिर हम बात करते हैं कि एडिक्वेट फंडिंग वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाएगी इस प्रोजेक्ट को जो है वो रन करवाने के लिए। अच्छा जी, तो ये था जी हमारा इसके बारे में आर्टिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं जी डे लाइट सेविंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल है बट इतना टेक्निकल हमें टर्म्स में नहीं जाना है, इसकी हल्का सा इसके बारे में आइडिया दूंगा जितना आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा ये आर्टिकल टफ है, टिपिकल है, समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि लेबनान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो डे लाइट सेविंग टाइम है उसको 1 महीने से डिले कर दिया जाएगा। क्या होता है जनरली, देखो ये है जी आपकी क्लॉक, ठीक है, ये कितने बजती हैं जी, ये कितने बजे, ये बजे जी आपके ये आपकी छोटी सुई है, ये आपकी बड़ी सुई है। तो अब ये देख सकते हो कि ये बजे जी आपके कितने 10 o'clock,
फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये है जी घड़ी आपकी। अब ये बजे कितने, ये बजे कितने आपके, ये बजे 5। तो अब ये देखो कि अब क्या है कि जनरली हम ऑफिस में गर्मियों में जैसे जाते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम ऑफिस में जाते हैं, तो लेकिन तब हमारी जो है वो रोशनी होती है बाहर, ठीक है, आप काम कर पाते हो। बट सर्दियों के टाइम पे यही 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जब काम किया जाता है, तो 5 बजे जो है वो बाहर जो है वो अंधेरा हो चुका होता है। तो आप अंधेरे में जो है वो काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब अंधेरे में काम करोगे तो आपको जो है वो अंदर जो है वो लाइटें वगैरह जो है वो जलानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि हम इस हिसाब से टाइम को जो है वो अरेंज करें, हम अपनी घड़ी को इस हिसाब से जो है हम अरेंज करें, जिससे कि हम 5 बजे तक अगर सर्दियों में भी काम करें ना, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो हम ये बोलें कि वहाँ पे जो है मतलब कि रोशनी मतलब कि घड़ी को इस हिसाब से किया जाए ताकि बाहर जो है मतलब कि बाहर जो है रोशनी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी जो लाइट्स वगैरह जगाते हैं वो लाइट्स अगर ना जगाएं, जिससे लाइट्स जो है उसकी सेविंग की जाएगी। तभी लेबनान गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया कि उनकी घड़ी जो है उसको 1 घंटा जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो लोगों में बड़ी एक कन्फ्यूजन बनी रही कि 1 घंटे का जो टाइम है उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो कैसे किया गया कैसे नहीं किया गया, उसके टेक्निकल चीज़ों पर मत जाओ, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। बस अभी यही याद रखो आप कि घड़ी का जो है 1 घंटा जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है, और उससे हम बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे 1 महीने का जो है वो हमें डिले देखने को मिल रहा है। तो वही लेबनान गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया है। लेबनान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिले किया जाएगा डे लाइट सेविंग टाइम को बाय अ मंथ, 1 महीने से डिले किया जाएगा। इससे कन्फ्यूजन जो है लोगों में बन चुकी है। बस आप हल्का सा इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर बाकी देखो, डे लाइट सेविंग टाइम का बता चुका हूँ मैं। ये प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग क्लॉक जो है 1 घंटा जो फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जो भी उसका स्टैंडर्ड टाइम है। समर के टाइम पे फिर वापस उसको घड़ी को उतने ही अपने पुराने टाइम पे लाया जाएगा जब जैसे ऑटोमन आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि यही देखा, ये जो प्रैक्टिस की जा रही है जिससे कि हमारा नेचुरल डे लाइट का यूज़ किया जाए, ठीक है, ताकि हम जो अपने जो ऑफिस की लाइटें वगैरह, घरों की लाइटें जो जगाते हैं अंधेरे में, वो ना कम से कम जगाएं और लाइट हमारी सेव हो पाए। ठीक है, तो ये था जी हमारा हल्का सा इसका आइडिया रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट देख लो जी, नेक्स्ट है जी आपका पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वो इन्फॉर्म किया है कि जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारा कहाँ का है जी, आंध्र प्रदेश का। तो ये जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, इसकी अभी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर चुकी हुई है। तो ये बोला जा रहा है कि कितनी कॉस्ट एक्सीड करके, जितनी इसकी कॉस्ट हमने डिसाइड की थी उसमें से 45,397, ये देखो इतनी कॉस्ट जो इसकी एक्सीड की है। तो हम ये बोलेंगे कि अब ये कॉस्टली प्रोजेक्ट जो है वो बन गया, तब भी जाके न्यूज़ में आ गया। अब पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, अभी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके भी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का पानी जो है वो जनरली इस प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाएगा इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वहाँ के आसपास के लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेशन की जाएगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि यही देखा ये कहाँ पे लोकेटेड है, इलूरू डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा, और हम बोले ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में आती है, वहाँ पे ये लोकेटेड है प्रोजेक्ट। और हम बात करेंगे इसको, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट का भी जो है वो स्टेटस जो है वो दिया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की, हमारे 960 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है, हाइड्रो पावर जनरेशन होती है। इस प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में भी 611 विलेजेस को जो है पानी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें 28 लाख पॉपुलेशन होगी, 28 लाख इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको ये जो है पानी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। ये दो रिवर्स को इंटरलिंकिंग करेगा, इंटरलिंकिंग रिवर्स के थ्रू ही प्रोजेक्ट को जो है वो चलाया जाएगा। एक हमारी होगी गोदावरी रिवर, दूसरी हमारी कृष्णा रिवर। ये यहाँ पे तो हमारा जो है वो सरप्लस पानी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है, और हमें पता है यहाँ से पानी जो है इसको हम डेफिसिट वाली जगह भेज दें, क्योंकि कृष्णा रिवर जो है हमारे यहाँ पे डेफिसिट पानी की यहाँ पे जो है वो किल्लत है, कमी है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ के जो रीजन के लोग हैं उनको तो, आसपास के जो लोग हैं उनको तो पानी अच्छे से मिल जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी बच जाएगा वो सारा चला जाएगा हमारा बे ऑफ बंगाल यानी कि समुद्र में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पानी जो है हमारा वो समुद्र में जब जाएगा तो हमारे लिए वो वेस्टेज हो जाएगा। तो उस पानी को जो है वो सही तरीके से यूज़ किया जाए। क्यों ना हम क्या करें, जितना गोदावरी रिवर के सराउंडिंग के जो लोग रहने वाले हैं उनको तो पानी वहाँ पे अवेलेबल हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग पानी है उसको उसकी डायरेक्शन को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए, कृष्णा रिवर की तरफ भेज दिया जाए, क्योंकि कृष्णा रिवर में पानी की डेफिसिट है, किल्लत है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी पानी वगैरह जो है वो मिल पाए। तो यहाँ पे वही बोला गया, इस पानी को जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा कृष्णा रिवर की तरफ फ्रॉम द गोदावरी रिवर। तो कितना पानी जो है वो भेजा जाएगा, हम ये बोलेंगे कि 80,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ पानी जो है वो भेजा जाएगा फ्रॉम द गोदावरी टू द कृष्णा रिवर।
और हम बोलेंगे इस पानी का फिर जब कृष्णा रिवर में जाएगा, कृष्णा रिवर से वो पानी का फिर शेयर किया जाएगा आंध्र प्रदेश के लोगों में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में जो है पानी का जो है वो शेयर किया जाएगा। तो बस ये था जी आपका, यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाता है हमारा मंथली जो करंट अफेयर था हमारा मार्च महीने का। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा कवर होता है। कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने पहले भी वही चीज़ बोला, सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब यहाँ पे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो जिससे कि हमें पता चले। ठीक है, तो बाकी ये है कि आगे वीडियो जो भी आएंगी आपकी, तो आप लोगों का काम क्या बनता है, मुझे आपने बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे बताओ कि आप लोगों को जो है अगला जो कंपोनेंट जो है सब्जेक्ट जो है वो कौन सा चाहिए, वो मुझे बताओ जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपका वो कंपोनेंट भी जो है करंट अफेयर के साथ साथ जो है वो शुरू कर दूँ। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट आपने पढ़ना है। J&K के ज्योग्राफी ही पढ़ना है, जो मैंने कंटिन्यू किया है उसको मैंने अभी आधे में रोका हुआ है, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। अगर उसको करना तो तब बताओ, अगर उसको कंटिन्यू नहीं करना तो उसको वहीं पे रोक देते हैं। तो बाकी जो कंपोनेंट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो पढ़ना है मुझे नीचे बताओ, लिख के बताओ, वो कंपोनेंट आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था जी इन्फॉर्मेशन। तो बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, थैंक यू।